बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान केस में इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत ही अहम है क्योंकि ये आगे जाकर इस केस को आर या पार लगवाएंगी। इस वक्त मेरी जो मालूमात है, अभी एक बार फिर से कहूँगी कि चीज़ों में कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। साहिर हसन और अरमगान के वालिद अरमगान के वालिद और साहिर हसन के वालिद, इनके दरमियान कुछ राबिते हुए हैं मुबैना तौर पर। ये इत्तलात मुझे मिली है, ये राबिते किस नौइयत के हैं, क्या चीज़ें शेयर की गई हैं, क्या बताया गया है, एक दूसरे से क्या ख़ास बातें की गई हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी बात जो है मुलज़िम शराज और मुलज़िम अरमगान के हवाले से है। मुलज़िम शराज और मुलज़िम अरमगान को जब अदालत में लाया जाता है, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उस वक्त वहाँ पर इनके वालिद मौजूद थे। अरमगान के परेशान तो दिखाई दे रहे थे, ज़ाहिर सी बात है। अपने बेटे को जो जिस वैन में उसको बिठाया गया था, खिड़की से मुंह अंदर करके उसे कह रहे थे बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहना। उसके बाद वो उसके वकील के साथ बातें करते और बड़े ही जज्बात में दिखाई दिए, समझा रहे थे या शायद समझ रहे थे या जो भी था। शराज का वकील भी तब्दील कर दिया गया और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। वहाँ पर मौजूद जितने भी सहाफ़ी थे उन्होंने बार बार अरमगान से सवाल एक किया। अरमगान जिसके चेहरे पर कपड़ा डाला गया था, शराज जिसके चेहरे पर कपड़ा डाला गया था, अरमगान जिसका 10 रोज़ का मज़ीद रिमांड जो है, फ़िज़िकल रिमांड जो है वो दे दिया गया है, पुलिस रिमांड में है अगेन। और जिसका मतलब ये है कि अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पूछनी बाकी हैं और अदालत जो है ये पुलिस को पूरी अथॉरिटी इस वक्त देती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर वो शहराज जिसने पहले मीडिया के सामने पूरी कहानी बताई, उसके बाद उसी शराज़ के और उसके वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये सब कुछ तो ज़बरदस्ती उससे कहलवाया गया। तो हमने ये सोचा कि शायद शराज़ जो है अब कोई नई कहानी सुनाएगा। लेकिन उस वक़्त जब उसे अदालत में पेश किया गया जज साहब के सामने, 164 का बयान जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान होता है, उस बयान में उसने जो बयान रिकॉर्ड कराया वो हैरत का सबब तो नहीं बना, लेकिन ये ज़रूर हैरत हुई क्योंकि लग ये रहा था कि अब शायद कोई नया बयान दिया जाएगा। बयान तो वही था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी-सी रद्द-बदल से अपने लिए गुंजाइश पैदा की गई। वहाँ पर शहराज़ ने ये कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं तो उस तमाम तर वाक़े का ऐनी गवाह हूँ। मैं मुल्ज़िम नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पर हिरासा किया गया, मुझे गन पॉइंट पर मुझसे ये सब कुछ कराया गया। यानी एक तरह से शहराज़ ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अब बिल्कुल ही पासा पलट लिया है। उसने गवाह बनना जो है वो मंज़ूर किया है, उसने अपने आप को मज़लूम करार दिया है। अब यही शहराज़ जो पूरी कहानी बता रहा था, मैंने ये सब कुछ होते देखा, लड़की आई, लड़की ज़ख्मी हुई, उसको अस्पताल भेजा गया, मैं वहीं था, मुझे उसके पीछे हॉस्पिटल भेजा गया। फिर उसके बाद अगले दिन मुस्तफ़ा आया, मुस्तफ़ा के साथ क्या कुछ हुआ, उसको गाड़ी में शिफ्ट किया गया, मैं उसके साथ वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने फिर अच्छा एक स्टेटमेंट चेंज की थी उस वक़्त भी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा और अरमगान जो है गाड़ी को आग लगा चुका था। वहाँ से समझ आ गई कि ये अब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और आज जब उसको गुज़िश्ता रोज़ जब इसको मजिस्ट्रेट साहब के दफ़्तर में पेश किया गया, उनके रूबरू पेश किया गया, तो वहाँ पर उसने क्या कहा मैं ये सुनवाती हूँ और उसके बाद कुछ लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ आती हूँ। अच्छा, अब जब इन साहब को अदालत में पेश किया जाता है यानी कि 164 के बयान के लिए, तो वहाँ पर जो वो कहते हैं ज़रा सुनिएगा। मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में वो ये कहते हैं कि मुझ पर एतराफ़ के लिए प्रेशर डाला गया है, मैंने कोई मुआवनत नहीं की, मेरी कोई शराकत ना थी, मुझे दबाव डाला गया है, मुझे कहा गया है कि एतराफ़ कर लो, तुम्हारी सज़ा में कमी हो जाएगी। मजिस्ट्रेट ने फिर उसको 1 घंटे का वक़्त दिया कि सोच लो, किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। उसके बाद वो दोबारा आया तो फिर उसने वही बात कही, उसने कहा कि मुझे डराया जा रहा है, दबाव है, मैं बेबस था। इस पर मजिस्ट्रेट ने जो दरख़्वास्त थी, क्योंकि दरख़्वास्त दी गई थी पुलिस की तरफ से कि जी मुल्ज़िम अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये तो जी गवाह है, ये रिकॉर्ड नहीं कराना चाहता। मुल्ज़िम का कहना है कि वो गवाह है और गवाह बनकर उसने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया है। पुलिस को भी जो कुछ बताया वो कहता है कि मैंने गवाह बनकर बताया था। अदालत ने ये सब कुछ जो है ऑर्डर में लिख दिया है। अब ये जब सब कुछ हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि अब केस किधर जाएगा? तफ्तीशी अफ़सर जो हैं इस केस में वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसने जो बयान रिकॉर्ड कराया है, तो हमें तो एक तरह से अरमगान के खिलाफ एक चश्मदीद गवाह जो है वो मिल गया है और ये बयान जो है हमारे फेवर में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हुई कि शराज़ ने अपना वकील भी बदल लिया है। शराज़ का वकील ये भी कहा जा रहा है इसलिए गाल में बदला गया है कि पिछले वकील ने शायद जो सजेशंस दी थी या जो मामलात किए थे वो उसके खिलाफ जा रहे थे, यानी कि वो तो तकरीबन एतराफ़ी बयान देने जा रहा था, लेकिन अब एतराफ़ी बयान से वो चश्मदीद गवाह में तब्दील हो गया है। यहाँ पर कुछ बड़े सवाल अहम हैं। एक सवाल तो ये है कि जनाब
गन पॉइंट पे आपसे सब कुछ करा लिया गया। उसके बाद आपने गन पॉइंट पर ही आप उसको उठा के गाड़ी में भी रख रहे हैं, आप फ्रंट सीट पर भी बैठ रहे हैं, आप ये तमाम तर मामला हो रहा है। उसके बाद आप खामोश भी हैं, इतने दिन आप खामोश क्यों रहे? अगर चलिए उस वक़्त आप गन पॉइंट पे थे। फिर उसके बाद जब लड़की के साथ ये सब कुछ होता है तब भी शहराज़ वहाँ मौजूद होता है, जब मार-पिटाई, कुटाई जो कुछ भी होता है। उसके बाद जब मुस्तफ़ा को बुलाया जाता है, मारा जाता है, तब भी ये साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं। पेट्रोल निकाल कर लाने वाले भी यही शहराज़ साहब होते हैं। उसके बाद जब ये सारा वाक़या हो जाता है तो मुस्तफ़ा जो है वो स्कद्दू जाता है, तो ये शख़्स भी इसको 3 से साढ़े 3 लाख रुपए देता है शहराज़ को मुस्तफ़ा अरमग़ान मासरत के साथ। अरमग़ान इसको 3 से साढ़े 3 लाख रुपए देता है और उसके बाद ये भी उसके पीछे-पीछे वहाँ पर स्कद्दू जाता है। वहाँ पे ये कुछ दिन रहते हैं, हालात को चेक करते हैं और उसके बाद ये बाय रोड वापस आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि शहराज़ जो है वो हरगिज़ इतना मासूम नहीं, दूध का धुला नहीं और ना ही वो इतना मजबूर था कि वो किसी गन पॉइंट पर था। वो ये तमाम काम रज़ामंदी के साथ कर रहा था और प्लानिंग का मुकम्मल तौर पे हिस्सा था। अब इस चीज़ को लेके किस तरह से पुलिस चलती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाई जाती है, क्या एक ऐनी गवाह होना इसका अगर तो अरमग़ान को सज़ा दिलवाने में एक ख़ास रोल प्ले करेगा, तो क्या इसको एक ऐनी गवाह के तौर पे ही पेश किया जाएगा या फिर मुस्तफ़ा के वालिदैन चाहेंगे कि ये दूसरा शख़्स जो कि बराबर का मुल्ज़िम है, उसको भी सज़ा दिलवाई जाए। अच्छा जी, ये तो मामलात हो गए शहराज़ की हद तक और अरमग़ान की हद तक। अरमग़ान जो है, उसे बार-बार रिपोर्टर्स जो है बता रहे थे कि क्या तुम्हें पता है शहराज़ तुम्हारे खिलाफ़ ऐनी गवाह बनने जा रहा है। वो शहराज़ जिसको अरमग़ान जो है अदालत में कह रहा था कि डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, डटे रहना है, वो शहराज़ जो है वो तो इसे धोखा करा गया। अब इस शहराज़ के इस धोखे का क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होगा? वालिद उसके उसको बार-बार बी स्ट्रॉन्ग कहते दिखाई दे रहे थे, चेहरे पे परेशानी आया थी, नज़र आ रहा था कि उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि बेटे का उनका केस जो है बहुत वीक हो चुका है। अब ज़रा आ जाते हैं उस खबर की तरफ जो हमारे एक रिपोर्टर भाई ने दी है। और उनके कुछ ज़राए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि शहराज़ के वालिद जो हैं, वो मुबैना तौर पर राब्ते में हैं साहिर हसन के वालिद के साथ। इनके दरमियान कुछ बातचीत हुई है क्योंकि ये एक ऐसा मज़बूत नेटवर्क है क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैं ये खबर नहीं दे रही बल्कि मैं एनालिसिस कर रही हूँ। इन दोनों के राब्ते में रहने से फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि वो बड़े-बड़े नाम जिनके नाम जब सामने आए तो पुलिस परेशान हो गई। उसके बाद बड़े घर जाना पड़ा, बड़े घर जाने के बाद इजाज़त लेनी पड़ी, वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ी कि इन लोगों पर हाथ पड़ेगा, हमारी क्या सिक्योरिटी होगी, हमारी जॉब सिक्योरिटी क्या होगी, हमारी क्या ज़मानत होगी। उसके बाद ये कहा गया हमें जो इत्तलात हैं कि अभी फ़िलहाल बेचने वालों पर हाथ डाला जाए, कंज़्यूम करने वालों को एक साइड पे रखा जाए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं और जो बेचने वाले और उनको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर उनके गिर्द घेरा जो है तंग करने की उन्हें एक हद तक परमिशन दी गई है। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत बड़े बड़ों के नाम आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं, उनके बच्चों के नाम आ रहे हैं, सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, उनके बच्चों के नाम आ रहे हैं। तो कहाँ तक ये स्टैंड कर सकेंगे? ऐसे में साहिर ने जो बयान दिया उसने उसमें 12 लोगों के तो नाम बाकायदे तौर पर लिखवाए, जिनमें से कई नाम ऐसे थे जिनको पुलिस ने जब तफ्तीशी रिपोर्ट कुछ सहाफ़ियों के पास आई तो उन नामों के ऊपर पेन फिरा हुआ था, उनको छुपाया गया था। कुछ नाम रहने दिए गए थे, कुछ नामों को छुपाया गया था। वो नाम ऐसे नाम हैं कि जहाँ पर उनकी बस हो जाती है या उनका मुँह बंद हो जाता है या ताले लग जाते हैं, तो परेशानी का आलम है। अब ऐसे में इन दोनों के राब्ते का मकसद यकीनन ये हो सकता है कि उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को जो शायद साहिर हसन के साथ थे और जो बड़े नाम हैं और वो तमाम कॉन्टैक्ट्स जिनको अरमग़ान या उसका वालिद जानता है, तो उनको किसी तरह से आपस में जोड़ा जाए और उनकी मदद से इस केस की फ़ाइल को बंद कराने की कोशिश की जाए। मैं जब देख रही थी अरमग़ान को अदालत से आते और जाते और मुझे याद आया बिल्कुल वही अंदाज़ था ज़ाहिर जाफ़र का भी और ज़ाहिर जाफ़र से भी सवाल किए जाते थे इसी तरह से। ये एक मुक़ाम इबरत बन गए हैं इस वक़्त। मैं सोच रही थी कि ये वही अरमग़ान है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब उसे गुस्सा आता था तो आओ देखता था, नताओ देखता था, बंदे को धो डालता था और मारता था, पीटता था। दोस्त के ऊपर पानी का ग्लास क्या गिरा के उसको धो डाला। एक हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, उन्होंने ज़रा-सा क्या बोला कि देख कर नहीं चलाते गाड़ी, गाड़ी से निकला और उन पर फायर खोल दिए, उनकी टाँग ज़ख्मी कर दी, गोली लगी उनकी टाँग में। तो ये शख़्स वो शख़्स था कि जिस पर जुनून तारी होता था, जो एक जंगली जानवर की तरह था और जिसको अगर कोई कुछ कहेगा तो वो बिफर जाएगा और अगले को मारेगा। तो इस वक़्त वो एक मुक़ाम इबरत बना हुआ है। मैं उन नौजवानों को ये कहकर ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने आपे से बाहर होते हैं, तो ये सोचा करें कि अब जिस तरह से अरमग़ान जो है उसको पुलिस जो है घसीटती हुई लेके जा रही होती है, हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, चेहरे पर कपड़ा होता है
اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، تو پھر اب ارمغان کا غصہ کدھر ہے؟ اب وہ نکالے نہ گولی تو اب مارے نہ وہ سب کو، اب بتائے نہ سب کو کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ یہ جو چیز ہے نا، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجیے، اس عمل کے ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال لیجیے۔ اور خدا کے لیے باہر یہ غصہ کرنا، میں بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کی والدہ، ان کے والدین کو کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بتائیے، چھوٹی چھوٹی بات پر جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے میں ایک دم بول پڑتے ہیں، تو بہت سے ایسے شیطان اور بہت سے ایسے حیوان جو ہیں جن کے پاس پستول بھی ہوتی ہے اور بات بات پہ وہ نکال لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو غصے میں باہر لوگوں کو ہاتھ دکھانا، آنکھیں دکھانا، غصے سے بولنا جو ہے اس سے اجتناب کریں، اس لیے نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، اس لیے کہ جان بہت قیمتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔